तो मोदी सरकार ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य बिना युवा शक्ति के नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए सरकार भी युवाओं पर फोकस कर रही है। युवाओं को स्किल्ड करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने पर भी काम हो रहा है। मोदी सरकार लगातार यूथ के विकास के लिए अग्रसर है। ऐसे में युवाओं को मोदी सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं की सबसे ज्यादा मांग रोजगार के नए अवसर पैदा करने को लेकर है। बजट से हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के बजट से युवाओं को भी काफी आस है। भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी रहती है। देश की कुल जनसंख्या की करीब 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मोदी सरकार भी लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका होगी। युवाओं के विकास के लिए कई काम हुए हैं। 1,40,00,000 युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग, 15 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवाओं को लोन दिया। 22,50,000 करोड़ के कुल 43 करोड़ लोन मंजूर। स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना शुरू। युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा दी गई। कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत। 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोलने की घोषणा। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान। 40 एकलव्य मॉडल स्कूलों में टीचर्स की नियुक्तियां होंगी। देश में 3000 ITI खोले गए। मोदी सरकार इन योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार देने की कोशिश में जुटी है, लेकिन युवाओं को देश के आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। युवाओं को सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पेपर लीक होने से भी युवा परेशान। सरकारी पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही। अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल। निजीकरण से भी हो रही है परेशानी। परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां बंद हो। नई भर्तियों को निकालने की जरूरत। शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की मांग। युवाओं को मोदी सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से युवाओं के लिए क्या कुछ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बजट से देश के युवाओं को क्या चाहिए, इसे समझने के लिए हमारी सहयोगी पलक सहगल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से बात की और जानना चाहा कि आखिरकार इस बजट से युवाओं को क्या चाहिए। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, और इस संकल्प के अंदर सबसे बड़ा योगदान होगा हमारे देश के युवाओं का। जब हम देश के युवाओं की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई है और इस विकसित भारत के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी देश की जनसंख्या को कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन 140 करोड़ की इस जनता के अंदर सबसे ज़्यादा युवा हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बजट आने वाला है और बजट के अंदर युवाओं की बड़ी उम्मीद है कि इस बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा बजट जो है वह आवंटित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बजट का सीधा असर जो है वो इस यूनिवर्सिटी पे पड़ते हुए नजर आएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, क्या लगता है शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है और आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीद है? जी बिल्कुल लगता है कि शिक्षा क्षेत्र पे फोकस किया गया है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये NEP में कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, तो हम बजट से, आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं कि जो NEP की कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंड जरूर सरकार को आवंटित करना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं आप? MA हिंदी अभी पूरा हुआ। तो क्या हिंदी में तो आपको रट्टाफिकेशन करनी पड़ती होगी? बिल्कुल, लेकिन अब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमें थोड़ा और रट्टाफिकेशन मतलब ठीक है, लेकिन हम लिटरेचर पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी भी है इसमें। ठीक है, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप,
रट्टाफिकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये एक रियलिटी देखने को मिली है। क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों के अंदर इम्प्रूव हुआ है? हाँ, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें कई मामलों में सुधार हुआ है, पर एक जिस चीज़ को देखा जा सकता है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, जो क्लास का एक हेल्दी माहौल बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है कि टीचर के अनुपात में बच्चों की संख्या क्या है, ताकि वो दो तरफा डिलीवर कैसे कर पाए बच्चों को, तो एक उसमें सुधार की एक आवश्यकता है। बाकी इंफ्रा के तौर पे कई चीज़ें सुधरी है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने बात करी ब्रेन ड्रेन की, और मुझे लगता है हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि स्टेम छात्रों की हम बात कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो देश में पढ़ते हैं और बाहर नौकरी की तलाश के लिए चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण, देश में नौकरियां नहीं है, पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन छात्र जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। देश में नौकरियां हैं, मतलब बाहर वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू भारत में अभी। लेकिन वहाँ खर्चे भी तो ज़्यादा है। खर्चे ज़्यादा हैं, बट आप गल्फ कंट्रीज़ में अगर जाओगे तो टैक्सेस नहीं है, तो इस हिसाब से ज़्यादा पैसे वहाँ बच जाते हैं, इसलिए वे भी जा रहे हो। तो क्या लगता है, क्या हमारे देश के अंदर जो जॉब के लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की है, फिर आपने पीएचडी की है, उसके बाद क्या जॉब जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर ज़्यादा इनकम बाहर जनरेट हो रही है इसलिए आप अपना घर बार छोड़कर बाहर जा रहे हैं? कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जॉब है, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर, बट आप कुछ सेक्टर्स में देखोगे अगर जिसमें हायर रिसर्च है, बायोमेडिकल साइंस है या पीएचडी इसमें हायर रिसर्च है, वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं है उतने फैसिलिटीज़ भारत में रिसर्च के। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी जो मैं जानता हूँ जो बाहर जा रहे हैं इस कारण, जर्मनी और इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगे एजुकेशन सेक्टर के लिए, अगर आप अपनी सरकार से कोई गुहार लगाना चाहे, कोई सजेशन उनको देना चाहे कि इस पर फोकस किया जाए? भारत, हमारा देश एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जो अभी आगे बढ़ने की काफ़ी उसमें वो है संभावना है। तो अगर हम खुद को देखेंगे दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तो एक साउथ ईस्ट एशिया में छोटा सा देश वियतनाम है जो बहुत अच्छा कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अपने बजट का 15-16% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करता है, जबकि हम 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद, जिसमें 70% आबादी 30% कम पे है, फिर भी 6% कर रहे हैं। कम से कम हमें 3-4% बजट बढ़ाने की आवश्यकता है एजुकेशन पे। अभी देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार अगर एजुकेशन सेक्टर पर खर्च कर रही है, नई यूनिवर्सिटी बना रही है, यूनिवर्सिटी बनाने के साथ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसे और ब्रॉड किया जा रहा है कि ना केवल दिल्ली के अंदर ही केंद्रित रहे, अलग अलग राज्यों में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर चले जा रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस यहाँ नहीं बना रहे हैं, बाहर जाके किसी और कंपनी के सीईओ बनना उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पर अपनी कंपनी बनाना उन्हें मंजूर नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पर जाएंगे तो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स आप अगर एनालाइज करोगे तो जो ब्रेन ड्रेन का जो मेजर चंक जो था वो इट वाज बिटवीन 2000 के से पोस्ट टिल 2012, 13, 14 तक ये बहुत बड़ा मेजर परसेंटेज ऑफ जो हमारे ब्राइट माइंड्स थे वो इंडिया छोड़ के बाहर गए। बट ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इफ़ यू कुड सी कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से, डिजिटल कन्वर्जन या इसके अवेयरनेस की वजह से अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ये आपके सामने पूरा डेटा है, सरकारी डेटा है, NGOs का डेटा है कि जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है जो हमारे कंट्री में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले 10 सालों के अंदर केवल 0.6% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र पर क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या इससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है हमारे देश को? और क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हाथ में फ़ोन है और हर जगह देख रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो भी टेक्निकली सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस पर खर्च नहीं किया जा रहा? जैसा कि मैम आपने बताया कि 0.6% हमारे देश में खर्च हो रहा है इस R&D पे, और जो एडवांस देश हैं, विकसित देश हैं, लगभग 2% के आसपास में सारे देश की R&D पे खर्च होता है। तो हमारे देश में भी धीरे धीरे इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए कोशिश कर रही है सरकार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू डाइवर्स फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। बाकी देखिए R&D की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि R&D आपकी डिफेंस पे भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर आप दूसरे देश के साथ हम देख रहे हैं कि R&D पे इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है। पिछले 10 सालों के अंदर एक्सपोर्ट हमारा डिफेंस में इतना ज्यादा बढ़ा है, अब हम निर्भर नहीं, हम आत्मनिर्भर हैं। तो क्या R&D पे इसलिए भी फोकस करने की जरूरत है कि हमारे देश को जब हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है तो आपको रिसर्च पर ध्यान देना पड़ेगा? मैम ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस ऑब्वियसली ये बात है कि जैसे हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर में
और ये इसरो के सेक्टर में, ये सारे जगह पे R&D हो रहा है। उसी तरह से आगे हम बढ़ें। सरकारी नौकरी की अभी भी चेज है या फिर प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है? नहीं है तो प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है, दोनों अच्छी है, पर चेज होने के पीछे वही जो हमारे देश की जो पूरी जो अपने सांस्कृतिक जो कारक रहे पिछले 100-150 सालों में, कि कैसे मतलब जो भी कॉलोनियल माइंडसेट रहा होगा कि जैसे मतलब ये कि एक एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाह वर्ग में जाना है, मतलब नौकरशाह में जाना है, नौकरशाही वर्ग में किसी में जाना है, तो वही मानसिकता गांव दराज तक भी फैली हुई है, आगे तक भी फैली हुई, तो वो तो मतलब जैसे तो आज के स्टूडेंट समझ रहे हैं ना कि काबिलियत के जो है उस पर फोकस किया जाए, सरकारी नौकरी में शायद सब कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाकी आपका जो शौक है, जिस चीज़ को आप परस्यू करना चाहते हैं, वो कहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, बड़ी बात वो है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात की, यहाँ पर PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के छात्र थे, उनसे जानने की कोशिश की कि जो एजुकेशन सेक्टर में हर साल बजट आवंटित किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, क्या वो ग्रास रूट पर पहुंच रहा है, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि महज यूनिवर्सिटी बनाने से सब कुछ नहीं होगा, वहां पर अच्छी फैकल्टी देने की जिम्मेदारी है, क्वालिटी एजुकेशन की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन कृपाल और केसर के साथ पलक सहगल, इंडिया टीवी।